नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, 24 जिलों के अफसरों पर गिरेगी गाज, 8 जिलों के डीएम ऑफिस पर कार्रवाई होगी। बता दें कि 24 जिलों के अफसरों पर गिरेगी गाज, 8 जिलों के डीएम ऑफिस पर होगी कार्रवाई। लापरवाही पर सख्त, सीएम ने दिए एक्शन के आदेश। बता दें कि 16 जिलों में पुलिस अधिकारियों पर भी एक्शन। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 24 जिलों के अफसरों पर गिरेगी गाज, वहीं 8 जिलों के डीएम ऑफिस पर होगी कार्रवाई। 24 जिलों के अधिकारियों पर गिरेगी गाज। आठ जिलों के डीएम ऑफिस पर भी होगी कार्रवाई। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 24 जिलों के अधिकारियों पर गिरेगी गाज, 8 जिला अधिकारी कार्यालयों पर भी होगी कार्रवाई। 8 जिलों के डीएम ऑफिस पर होगी कार्रवाई। सीएम ने दिए एक्शन के सख्त आदेश। 16 जिलों में पुलिस अधिकारियों पर भी एक्शन। 24 जिलों के अधिकारियों पर गिरेगी गाज। आठ डीएम ऑफिसों पर भी कार्रवाई होगी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 24 जिलों के अधिकारियों पर गिरेगी गाज, वहीं 8 जिलों के डीएम ऑफिस पर होगी कार्रवाई। सीएम योगी ने दिए सख्त आदेश। लापरवाही पर सख्त हुए सीएम योगी। सीएम योगी ने दिए आदेश। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में आज दायर होगी एसएलपी रिपोर्ट। रिपोर्ट आने के बाद चुनाव का आग्रह करेगी सरकार। बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी एसएलपी। यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में आज दायर होगी एसएलपी। बता दें कि सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी एसएलपी। बता दें कि आज एसएलपी रिपोर्ट दायर करेगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट में आज दायर होगी एसएलपी। बता दें कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुख्य याचिकाकर्ता ऋषभ मिश्रा, संवाददाता दिल्ली से प्रवीण गुप्ता, वहीं लखनऊ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी और पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर जी जुड़ेंगे। ऋषभ जी, हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी सरकार दायर करेगी, तो क्या कुछ इस पर और ज्यादा अपडेट है? देखिए, सरकार दायर करने जा रही है क्योंकि जो एक आदेश ये दिया गया है कि जो चुनाव है वो चुनाव आयोग को करवाने हैं जनवरी और फरवरी माह में। इसके लिए सरकार एसएलपी दायर करेगी कि डेडिकेटेड कमीशन का कल जैसे गठन कर दिया गया है सरकार के द्वारा, तो जब तक डेडिकेटेड कमीशन की कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती है उसके बाद ही चुनाव करवाया जाए, इसके लिए एसएलपी जो है आज सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी केंद्र सरकार, सॉरी राज्य सरकार।
जी, जिस तरीके से एसएलपी रिपोर्ट यूपी सरकार दायर करेगी, उसके बाद क्या कुछ और हो सकता है, क्योंकि चुनाव और आगे बढ़ सकते हैं निकाय चुनाव? जी बिल्कुल, चुनाव जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जब तक कि एसएलपी में ये बोल देता है कि सर्वे की रिपोर्ट नहीं आ जाती है उसके बाद ही चुनाव करवाए जाए, तो ये बिल्कुल चुनाव जो है अप्रैल और मई माह में जा सकते हैं, और उससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी सिर्फ रिपोर्ट का गठन, सिर्फ टीम का गठन हुआ है कि जो ओबीसी के रिजर्वेशन के डेडिकेटेड कमीशन है उसका सिर्फ गठन किया गया है, और वो टीम डिसाइड करेगी कि किन किन कास्टों को रखना है ओबीसी में, और उसके बाद जो निर्णय होगा फिर उसके बाद जनगणना होगी, जिले स्तर पे होगी, निकाय स्तर पे होगी, तीनों लेयर में जब तक जनगणना पूरी नहीं हो जाती और उसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं बन जाती तब तक अगर चुनाव जाता है तो जून माह से पहले चुनाव संभव नहीं है उत्तर प्रदेश में निकाय के। जी, शबी हैदर जी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबी जी, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी रिपोर्ट दायर होनी है और कल ही सीएम योगी ने कमेटी बनाई है। बिल्कुल, देखिए ये आयोग का गठन माननीय हाईकोर्ट का जो आदेश था, जो निर्देश थे, उसके उपरांत जो है वो आनन फानन में किया है, त्वरित गति से किया है। उसके बाद सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले भी सरकार जो है कई बार हाई कोर्ट से डिफीट खाने के बाद सुप्रीम कोर्ट गई है और जहां पर सरकार को राहत मिली है। कम से कम ऐसे 3 से 4 बड़े केसेस हैं जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष को सुना है बल्कि उसके हक में फैसला भी दिया है। तो अभी से अगर इस तरीके का कोई ठीक है, स्थितियां परिस्थितियां सब जो हैं विपरीत हैं, हाई कोर्ट से डिफीट हो चुकी है और जो इशारे हो रहे हैं, जो चीजें हैं, जो अंकगणित है, वो भी पूरी तरीके से जो है याचिकाकर्ताओं के साथ है। लेकिन फिर भी जो है वो अगर सुप्रीम कोर्ट को जो ड्राफ्ट था जो हाई कोर्ट ने मानने से इनकार कर। शबी जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। और चलते हैं आलोक त्रिपाठी जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। आलोक जी, जिस तरीके से हाईकोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद ही सीएम योगी ने कहा था कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होगा, और आज सुप्रीम कोर्ट में एलएसपी दायर होने जा रही है। देखिए, ये पहले से भी कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव टल जाएंगे और अंततः वही हुआ। चुनाव वक्त की डेटें बढ़ेंगी, क्योंकि जिस तरह से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, आयोग बन गया है, तो ये सब चीजें प्रक्रिया चलते चलते महीने लग जाएंगे। तो चुनाव तो अब संभव नहीं है फरवरी और या जनवरी में होना, वो चुनाव मई तक ही जाएंगे। और ये जो मुझे लगता है सरकार भी ये चाहती थी चुनाव थोड़ा डिले हो, चुनाव जितना ही डिले होगा उसको उतना ही वो अपना फायदा समझ रही होगी, अपना फायदा। दूसरी चीज यहाँ है, यूपी में जाति राजनीति बहुत तगड़ी होती है। यहाँ ओबीसी जो वोट बैंक है उसको लेकर पिछले चुनाव में भी हम सभी दलों ने अपना अपना हक जताने का प्रयास किया, और इस बार जब कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि आप जैसे तैसे चुनाव करा दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब यही है कि ओबीसी वर्ग नाराज ना हो, ओबीसी वर्ग ये जाने कि जो है भाजपा उनके पक्ष में है, और साथ में जितना चुनाव डिले होगा उधर 2024 के चुनाव भी नजदीक आते जाएंगे, तो वो ओबीसी वर्ग का जो वोट बैंक है उसको भी भाजपा अपने पास सहेजे रखना चाहती है, और इसीलिए ये सब चीजें हो रही हैं। और कुल मिलाकर के चुनाव मई के पहले नहीं होगा, सरकार अपना पक्ष रखेगी, आयोग ने जो बनाया है आयोग अपना पूरा जांच सर्वे करने के बाद अपना पक्ष देगी, उसके बाद कोर्ट डिसीजन देगा। लेकिन इसका नफा नुकसान राजनीतिक दलों को होगा, ओबीसी वोट बैंक किधर जाएगा इसको होगा, ओबीसीओं को फायदा होगा कि नहीं होगा ये तो कोर्ट पद का निर्णय होगा, वो तब पता चलेगा। लेकिन ओबीसी का हमदर्द कौन है ये पता चल गया है। जी आलोक जी, जिस तरीके से ये जो पूरा वोटिंग प्रक्रिया ये पूरे जातिगत पे रुका हुआ है, इसी को लेकर के आज मायावती भी एक बैठक करने वाली हैं। जी बहन जी, मैं चूंकि ओबीसी वोट बैंक तो बहन जी का बहुत पुराना वोट बैंक रहा है, उनको भी लग रहा है कि इस तरह के निर्णय से कहीं उनका वोट बैंक खिसक ना जाए, इसी को लेकर के उन्होंने भी अपनी बैठक बुलाई है सभी पदाधिकारियों की, और बैठक में निर्णय होगा कि किस तरह से जो इस तरह के माहौल बन रहे हैं, इस तरह का जो माहौल बना करके ये वोट बैंक को दूसरी तरफ जाएगा, उसको रोकने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए बहन जी भी अपने लोगों को, अपने कोऑर्डिनेटरों को कुछ निर्देश देंगे कि किस तरह आप लोगों को समझाएं कि ये बहकावे मत आए ओबीसी
वोट बैंक को लेकर के। तो इन्हीं सब चीजें प्लस चुनाव की तारीखों के आगे ऐलान होगा तो आगे चुनाव बढ़ेंगे, तो उसमें कैसे उनको अपने लोगों को उतारना है, क्योंकि बहन जी भी कह चुकी हैं इस बार सिंपल से चुनाव लड़ेंगे, तो उनको भी अपनी रणनीति बदलनी होगी, सब चीजें हैं। जी ऋषभ, आपके पास आते हैं और ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये पूरी याचिका आपने लगाई थी, तो क्या कुछ याचिका में मांग की गई थी, जरा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, जब रिजर्वेशन आया उसके बाद याचिका में मेरी मुख्य मांग यही थी कि जो ओबीसी का रिजर्वेशन होता है वो एक डेडिकेटेड कमीशन बना करके उनको दिया जाए। अभी तक की जो भी डेडिकेटेड कमीशन के बिना रिजर्वेशन दिया जाता था, वो रिजर्वेशन जो एजुकेशनल के लिए 16(4) आर्टिकल में है उसके आधार पे दिया जाता था, जबकि जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो बिल्कुल अलग है। उसका वर्णन हमें आर्टिकल 243T में मिलता है, जिसके आधार पर उसमें साफ साफ यही लिखा हुआ है कि आप सिर्फ उन कास्टों को ओबीसी रिजर्वेशन दे सकते हैं जो पॉलिटिकली रूप से पिछड़ी है। जज साहब ने भी बोला था एक चीज की, जो पारसी होते हैं वो मजबूत होते हैं, 2% की जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, वो पैसे से जरूर मजबूत होते हैं लेकिन उनका पॉलिटिकली जो है वो पिछड़े हुए हैं। तो आप ऐसी कास्टों को ओबीसी में डालिए। फिर एक ट्रांसजेंडर की याचिका थी, उसमें भी यही हुआ कि आप उन कास्टों को ओबीसी रिजर्वेशन में लीजिए जो अभी तक पॉलिटिकली पिछड़े हुए हैं उसमें से। तो अब जब इसके आधार पर एक डेडिकेटेड आयोग का गठन करने की मेरी मांग थी, तो उसी के आधार पर जो फैसला सुनाया था वो फैसला हमें सर्वमान्य है और सरकार ने डेडिकेटेड कमीशन का गठन कर दिया। इसके लिए सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अब सीधा चलते हैं, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हैं प्रवीण। जिस तरीके से सीएम योगी दिल्ली भी गए थे निकाय चुनाव को लेकर के और आज एसएलपी दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। जी, मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से दिल्ली पहुंचे थे सीएम योगीनाथ, याचिका जब लखनऊ में दायर हुई थी और जिसकी सुनवाई भी हुई थी, और लेकिन उसमें क्या था कि अब जिन मुद्दों पे सपा और बसपा आने वाली है और अपनी रणनीति तैयार कर रही है, उसमें सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इनमें सिर्फ ये देखने को मिलेगा कि जो गठन होगा, इसमें गठन चार पिछड़ी जातियों को लेके होगा, दलित को लेके होगा, पिछड़े वर्ग को लेके होगा, मुस्लिम समाज को लेके होगा, और इनकी सुरक्षा और कानून व्यवस्था को देखते हुए मुद्दे इनके यही मुद्दे रहने वाले हैं। और अगर बात करें चुनाव की, तो चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं टलता हुआ नजर आ रहा है मैम। जी, आते हैं आलोक त्रिपाठी जी के पास। आलोक जी, जिस तरीके से सीएम योगी ने आयोग गठित किए और 3 महीने बाद इसकी रिपोर्ट आएगी, जिसके बाद ही वो सरकार से चुनाव का आग्रह करेंगे। जी देखिए, योगी जी ने या मुख्यमंत्री जी ने ये अपना निर्णय तुरंत दिया, मतलब कोर्ट के आते ही उन्होंने तुरंत आयोग का गठन किया और ये दिखाने का प्रयास किया कि ओबीसी आरक्षण के प्रति हम कितना सजग हैं। हम चाहते हैं कि ओबीसी का आरक्षण लागू हो, उसके बाद ही चुनाव हो। ये सब उसी की मंशा है। कुल मिलाकर के ये वोट बैंक की राजनीति है और ओबीसी का जो वोट बैंक है उसको अपने पाले में लाने के लिए ये सब चीजें हो रही हैं। और इसीलिए आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी भी प्रेस करने वाले हैं और बहन जी जल्द ही अपनी मीटिंग बुला रही हैं अपने कोऑर्डिनेटरों को, उनको भी। तो ये सभी दलों के लोग ओबीसी वोट बैंक को लेकर के चिंतित हैं और उनको कैसे पाले में लाना है उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और उनका ये शोक दिखाना चाहते हैं कि हम ही असली आपके हमदर्द हैं। जी, जिस तरीके से 2 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय खुलने के बाद ही सुनवाई होगी, तो क्या कुछ हो सकता है सुनवाई में, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये जो मामला पहुंचा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है? देखिए, उनका जी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, अब आयोग भी गठन हो गया है। आयोग अपनी पूरी रिपोर्ट देगा, सब चीजें वहां कलेक्ट करेगा, लोगों से मिलेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। इस लंबी प्रक्रिया के तहत चुनाव टल गया है, लोगों के मंसूबे शांत हो गए हैं, धरे रह गए हैं। जो चुनाव की तैयारियां करे बैठे हुए थे कि चुनाव होगा, बैलेट पेपर बन गए थे, सब चीजें लोगों ने अपने पोस्टर बना लिए थे, तो वो सब कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ प्रत्याशियों को। लेकिन ये वोट बैंक की राजनीति है। आरक्षण को लेकर के, आरक्षण कैसे लोगों को मिले, ठीक बात है कि उनका अगर गलत हुआ है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के पास जब मामला पहुंच गया है, अब वो क्या निर्णय देगा उसके बाद ही चुनाव होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें डिले होना है। ये मई के पहले चुनाव किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। और जो सरकार है, मेरी जो इच्छा जानकारी है, सरकार की भी ये मंशा थी कि चुनाव किसी तरह डिले हो जाए और उसका लाभ को 2024 में भी लेना चाहती है।
क्योंकि कोई भी जो परिणाम आएंगे उसका परिणाम 24 में भी उसको भुनाने का मौका मिलता है। तो ये जितना डिले चुनाव होगा उतना ही 2024 के चुनाव में उसको फायदा मिलेगा। तो ओबीसी वोट बैंक यूपी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लोगों के राजनीतिक दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनको अपने ओर लाने के लिए ही सब चीजें हो रही हैं। जी आलोक जी, जिस तरीके से बीएसपी है वो निकाय चुनाव में उभर कर सामने आती है, वहीं बीजेपी का पक्ष भी बहुत मजबूत है, और कौन कौन सी पार्टियों के पक्ष जो है मजबूत लग रहे हैं? निकाय चुनाव में किसका दबदबा हो सकता है? देखिए, इसमें भाजपा हो गई या सपा हो गई या बसपा, मेन वोट बैंक ये बसपा का था। बसपा का वोट बैंक ये खिसका है, कुछ हद तक ये सपा में भी रहा है, लेकिन अब पूरी तरह से इसको भाजपा ने अपने कैप्चर कर रखा है। भाजपा नहीं चाहती कि ये वोट बैंक कहीं खिसके। 2024 बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होगा और यूपी में ये ओबीसी वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को लेकर के ये सब चीजें हो रही हैं और बहन जी ने भी अपनी रणनीति बनाने के लिए कोऑर्डिनेटरों की, पूरे पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। साथ ही अखिलेश यादव जी भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और संभवतः इस मामले को लेकर कुछ बोलेंगे, जैसा मुझे उम्मीद लग रहा है। तो सभी राजनीतिक दल इस ओबीसी आरक्षण, ओबीसी वोट बैंक को लेकर के चिंतित हैं और क्या निर्णय करते हैं, क्या रणनीति बनाते हैं, सभी को अपनी अपनी रणनीति हो सकता है बदलनी पड़े। जिस तरह से चुनाव टल रहे हैं तो कुछ ना कुछ नया कुछ होने वाला है, शायद शाम तक कुछ और पता चल जाएगा। जी, हम आना चाहेंगे ऋषभ जी के पास। ऋषभ जी, जिस तरीके से ये पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट जब सरकार जाएगी, इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं और आपका अगला कदम इस पर क्या होना है? क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर के याचिका आपने ही दायर की थी। देखिए, मेरे लिए जो फैसला है वो सर्वमान्य था। सरकार ने डेडिकेटेड कमीशन का गठन भी कर दिया था। मुझे चुनाव से कोई मतलब नहीं कि चुनाव हो डिले हो, चुनाव जरूर डिले होंगे, इससे डिले जरूर हुए हैं चुनाव। बट मैं ये भी देख रहा हूँ कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सभी इस पे अपनी अपनी और ओबीसी कैडर के वोट को घसीटना चाह रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो शुरुआत में एक कृष्णमूर्ति वर्सेस कर्नाटक का मामला था। ये 2010 में ऑर्डर आया था कि एक डेडिकेटेड कमीशन का गठन हो और उसके आधार पर सभी राज्यों में और सभी जो यूटी हैं उनमें रिजर्वेशन दिया जाए। उसके बाद 2010 में अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो उस समय मायावती की सरकार थी, उस समय भी डेडिकेटेड कमीशन का गठन नहीं हुआ। 2012 में अखिलेश यादव की सरकार आई और उस सरकार के आने के बाद जो इलेक्शन हुए नगर निकाय के, उसमें भी रैपिड सर्वे के आधार पर आरक्षण दे दिया गया, वहां पर भी डेडिकेटेड कमीशन का गठन नहीं किया गया। 2017 में भी रैपिड सर्वे के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया और 2005 में भी वही हुआ। तो जितने भी राजनीतिक दल हैं जो ये बता रहे हैं कि ओबीसी जो वोट है उसके आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, तो ये सिर्फ अपना वोट बैंक एक बनाने के चक्कर में है। कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं, डेडिकेटेड कमीशन बनाने की बात पहले से नहीं करता था। जबकि सरकारें कांग्रेस को छोड़ दे तो उत्तर प्रदेश में बीएसपी की भी सरकार रह चुकी है जब से ये आदेश आया है, सपा की भी रह चुकी है और प्रेजेंट टाइम पे बीजेपी की है। हाँ, ये याचिकाएं जरूर इस समय हुई, जो इस समय याचिका हुई थी उसके आधार पर जो फैसला है वो बहुत ही बढ़िया फैसला है माननीय उच्च न्यायालय का, क्योंकि फैसले के आधार पर ही देखा जा रहा है कि डेडिकेटेड कमीशन का गठन हो गया है। अब डेडिकेटेड कमीशन अपना सर्वे करेगा और सर्वे के आधार पर जो भी कैंडिडेट होंगे ओबीसी में, जो स्पेसिफिक कास्ट आएंगी जिनको रिजर्वेशन देने की बात की जाएगी, उनको रिजर्वेशन मिलेगा। अब इसमें बहुत से राजनीतिक दल हैं, एक दो ऐसी भी कास्टें होंगी जो बाहर हो जाएंगी ओबीसी में, वो सिर्फ अब अनारक्षित पे चुनाव लड़ पाएंगे। तो हाँ, उन कास्टों को जरूर नुकसान, उन्हीं कास्टों को लेकर के कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं कि वो उनका जो कैडर वोट है वो कहीं ना खिसके, बस इसी को लेकर। और जहां तक की रही एसएलपी दायर करने की बात, तो ये सरकार को लग रहा होगा इसमें कुछ और निर्णय आ सकता है, तो ये सरकार का मामला है और सरकार इस पे जो चाहेगी वो कर सकती है। तो ये उनका संवैधानिक अधिकार है, तो वो कर रहे हैं। जी आलोक जी, जिस तरीके से ये नगर निकाय चुनाव पूरी तरीके से अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, तो जिस तरीके से पार्टियों ने अपनी तैयारियां की थी, इतने खर्चे किए थे और आगे भी होते रहेंगे, तो आपकी क्या राय इस पर? देखिए अंतिका जी, पार्टी ने जो तैयारियां की थी वो तो की ही थी, आयोग ने भी तैयारियां पूरी कर ली थी चुनाव कराने को लेकर। सबसे ज्यादा तो प्रत्याशी चुनाव को लेकर लालायित थे और उन्होंने बैलेट पोस्टर से लेकर, पंपलेट से लेकर, वॉल राइटिंग से लेकर सब कुछ घर घर संपर्क करना, लोगों से मिलना, मतलब काफी समय शुरू कर दिया था। और नया साल था, उनके लिए इससे अच्छा मौका नहीं था कि नए साल की बधाई के साथ में वो लोगों को जो है उपहार भी देते और लोग मिलते। लेकिन ये सब चीजें धरी रह गई और ये ठंडी की गुलाबी जो मौसम आया वो उनको जो है रास नहीं आया, क्योंकि आयोग और सरकार और जो हमारे सब चीज हैं, इन लोगों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया।
और अब ये जो लग रहा है, ये सर्दी का चुनाव गर्मी में होगा, क्योंकि मई में बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, और मई में चुनाव होगा तो पसीना जरूर बहेगा। उस पसीने में किसका पसीने का महक आएगी ये देखना होगा। लेकिन चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी की थी, लेकिन सरकार और कोर्ट के डिसीजन के बाद ये सब बदल गया है। तो अब चुनाव मई में ही होगा, और मई का परिणाम कुछ अलग होगा, क्योंकि सब तैयारियां भी अलग होंगी। जिस तरह से बहन जी ने बसपा की मीटिंग बुलाई है, और समाजवादी पार्टी भी लगी हुई है, भाजपा तो पहले से ही लगी हुई थी, और कांग्रेस भी अपनी रणनीति बना रही है। तो इस तरह से देखने में लग रहा है कि अब हो सकता है कि इन लोगों को अपनी रणनीति में भी कुछ बदलाव करना पड़े। जो पहले रणनीति थी वो जनवरी के फरवरी के हिसाब से थी, अब मई के हिसाब से रणनीति बनानी पड़ेगी। कौन प्रत्याशी होंगे, किस तरह के प्रत्याशी उतारने पड़ेंगे, क्योंकि हर दल का व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे ज्यादा से ज्यादा निचले स्तर पर प्रतिनिधि चुनकर पहुंचे। जी आलोक जी, जिस तरीके से अभी आपने बोला कि सीएम योगी ने जैसे आयोग गठित कर दिए, और कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते हैं कि ओबीसी जो पूरा वर्ग है वो नाराज हो और उनका वोट बैंक उससे कटे, तो उसके लिए और क्या कुछ वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो उन्होंने आयोग गठित किया है। नहीं, देखिए, उन्होंने जितनी तेजी सरकार ने आरक्षण ये आयोग गठन करने में दिया, उससे लग रहा है कि वो इस वोट बैंक को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है। क्योंकि जब कोर्ट का निर्णय आया तो कई जो भाजपा के ही ओबीसी वर्ग के नेता थे, उनकी प्रतिक्रिया देखने को मिली। उन्होंने सोशल के माध्यम से ये जताने का प्रयास किया कि जो ओबीसी सिर्फ वोट बैंक बन के ही रहेगा क्या। तो ये लग रहा था कि उनके अंदर नाराजगी है, और ये मैसेज शायद मेरी जानकारी के अनुसार भाजपा के जो मुखियाओं तक पहुंचा, और उसके बाद ये तुरंत निर्णय लिया। आलोक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसके बाद उन्होंने तुरंत आयोग का गठन किया, और ये मैसेज गया सरकार भाजपा की जो इस समय यूपी में और केंद्र में है, वो ओबीसी वर्ग को लेकर के चिंतित है, और उनके हक के लिए, उनके मान सम्मान के लिए पूरी तरह से उनके साथ है। और ये करने के बाद अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, तो जाहिर सी बात है कि उसके अलावा अब जो सपा है या बसपा कांग्रेस है, उनको थोड़ा सा पीछे कर दिया है वहां पर। जी आलोक जी, जिस तरीके से निकाय चुनाव टल चुके हैं, और कहीं ना कहीं महापौर और जो नगर आयुक्त थे उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, और सीधा जिलाधिकारी के ऊपर कार्यभार आ चुका है, तो किस तरीके से ये जो तस्वीरें हैं, ये किस तरीके से सब कुछ मैनेज होगा? देखिए, अब तो शासक जब नियुक्त हो जाएगा तो शासक भी, सरकार जिसकी है शासक उसी के हिसाब से काम करेगा। तो जाहिर सी बात है कि भाजपा की सरकार है तो शासक भी भाजपा के ही होंगे। तो चाहे वो मेयर रही हो, जहाँ पे भाजपा के मेयर या पंचायत अध्यक्ष ये सब नहीं रहे होंगे, वहां पे भी अब इनकी इनडायरेक्ट कह लीजिए सत्ता होगी। तो ये कहीं नुकसान का वो नहीं है। हाँ, जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए जरूर थोड़ा दिक्कत होगी कि जब तक चुनाव नहीं होंगे उनका प्रतिनिधित्व खत्म हो चुका होगा। तो ये जो प्रधान है या आपके जो पार्षद हैं या सभासद हैं, इन लोगों के लिए जरूर दिक्कत की बात है, मेयर के लिए दिक्कत की बात है, लेकिन सरकार के लिए ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और शासकों के लिए थोड़ा सा रहम की बात यह है कि उनको एक जगह और भी शासन करने का मौका मिलेगा। जी प्रवीण, आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आज एसएलपी दायर हो रही है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ 2 जनवरी को जब सुप्रीम कोर्ट फिर से खुलेगा, सुनवाई होगी, तो क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आ सकते हैं? जी मैं बता दूं आपको, जब 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट खुलेगा और उनके नतीजे जब आएंगे, नतीजे आने में जैसा कि अभी सभी लोग बता रहे हैं कि चुनाव टलेगा, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये डर है, जिन लोगों ने अभी से अपनी तैयारियां करके रखी हुई थी, जिन्होंने बैनर पोस्टर और जो प्रत्याशी अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं डर लगा रहेगा कि किस तरीके से अगर चुनाव आगे बढ़ते हैं तो हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। और अगर ऐसा होता है और चुनाव अगर मई में होते हैं तो कहीं ना कहीं जाहिर है, जैसा दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में भी 6 महीने के लिए चुनाव टल गया था, और उसके बावजूद जिन लोगों ने तैयारियां की थी वो लोग हताश होकर बैठ गए थे। और उसके बाद में जब दोबारा दिल्ली में चुनाव हुआ तो टिकटों की खरीद फरोख्त बहुत ज्यादा हुई थी और बहुत सारे मामले भी सामने आए थे। लेकिन अब जिन लोगों ने तैयारियां करके रखी हुई है यूपी के अंदर निगम के चुनावों की, और उसी तरीके से अब जब चुनाव टलेंगे तो जो नए प्रत्याशी वर्ग के आएंगे तो यूपी के अंदर भी कहीं ना कहीं, चाहे वो सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो या बीजेपी पार्टी हो और या निर्दलीय पार्टियां हो, उनमें भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि टिकटों की खरीद फरोख्त जरूर होगी। और इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा राजनीतिक दलों की पार्टियों को होगा,
जो कि टिकटों के जो रेट अभी तय हुए होंगे, उसके बाद में वो रेट जो मई में जो प्रत्याशी ज्यादा रेट देगा, ज्यादा प्रचार प्रसार करेगा, उसी को वो टिकट दी जाएगी। और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है मैम कि जिन प्रत्याशियों ने अभी तैयारियां की हैं वो बेचारे हताश होकर बैठ जाएंगे, और जो नए प्रत्याशी होंगे जो पार्टी के लिए या जो पार्टी के अध्यक्ष के लिए ज्यादा तैयारियां करेगा, उसको वो टिकट दी जाएगी। जी आलोक जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी प्रवीण ने कहा कि टिकटों की खरीद फरोख्त ज्यादा होगी और कहीं ना कहीं जो पहले से प्रत्याशी उम्मीद लगाए बैठे थे और फैसला आने के बाद ये चेंज हो सकती है, सीटों में परिवर्तन हो सकता है, तो क्या कुछ उस पर आपकी राय है? देखिए अवंतिका जी, जब आरक्षण को कोर्ट जो भी निर्णय देगा, अगर उसने आरक्षण प्रक्रिया बदल दी तो जाहिर सी बात है कि उसमें प्रत्याशियों को भी बदलना पड़ेगा, पार्टियों को। तो ये तो थोड़ी बहुत प्रक्रिया चलेगी जो जिस तरह से निर्णय आएगा सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे खरीद फरोख्त तो होगा ये मैं नहीं कह सकता इस यूपी में, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोकल लेवल का चुनाव है और मोहल्ले कॉलोनी का चुनाव है। हर 2 घर बाद एक प्रत्याशी खड़ा होता है मैदान में। तो यहाँ पे जीतने वाले को, हाँ, भाजपा और सपा जरूर इस तरह का प्रयास कर रही है और उसमें नंबर 1 पे भाजपा है। भाजपा एक छोटा चुनाव भी जीतने की दम रखने की क्षमता रखती है और उसको जीतने के लिए रणनीति बनाती है, और बहुत पहले से रणनीति बनाती है कि उसको ये लगता है कि हर चुनाव में हमारा प्रत्याशी विजयी हो। वो कैसे होगा उसकी रणनीति बनाती है। तो भाजपा जाहिर सी बात है कि वो ऐसे ही प्रत्याशियों को उतारेगी जो जीतने के दमखम रखते होंगे। दांव हारने वालों पे बिल्कुल नहीं लगाएगी, चाहे वो किसी दल के दूसरे दल का प्रत्याशी अगर होगा तो उसको भी लाने में कोई संकोच नहीं करती है भाजपा, जो आज की भाजपा है। तो ये चुनाव देखने को बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन खरीद फरोख्त ज्यादा होगी मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बहुत लेवल नीचे का चुनाव है ये। यहाँ पे जीतने वाले को ही पार्टी अपना सिंबल देती है, और आम आदमी पार्टी भी कुछ लगता है इस बार यूपी में नया कुछ दिखाएगी, ऐसा उम्मीद लग रही है। जिस तेजी से पिछले काफी समय से सांसद संजय सिंह प्रयास कर रहे हैं, भाजपा आम आदमी पार्टी के जो अन्य नीचे पदाधिकारी हैं लगे हुए हैं, तो उन लोगों ने प्रयास किया है और लगता है कि कुछ ना कुछ उनका खाता यहाँ पे खुलेगा, लेकिन खरीद फरोख्त ज्यादा होगी ऐसा हमको नहीं लगता। जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका SLP याचिका दायर होगी